आज की क्लास में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। शुरुआत करने के लिए क्या हम एक खेल खेलें? 4 छात्र स्वेच्छा से मेरे पास आए। बाकी छात्रों को आपस में 4 समूह बनाने हैं। मेरे पास खड़े चारों छात्रों को एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर किसी भावना को बताता हुआ एक शब्द लिखा होगा। कार्ड पढ़ने के बाद उस छात्र को वह भावना चेहरे के भावों से दर्शानी है। समूह में बैठे छात्रों को वह भावना पहचान कर एक कागज पर लिखनी है। कृपया यह ध्यान में रखें कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी जवाब को बोलकर नहीं बताएगा। क्या आप खेल के सारे नियम समझ गए हैं? हम शुरू करें। यह मजेदार था ना? आपने भावनाओं को कैसे पहचाना? भावनाओं को सही पहचानने के लिए आपको किस चीज से मदद मिली? आपने सामने वाले छात्र के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भावों से आपने वह भावना पहचान ली। सही है। हमने ये कहावत तो सुनी ही है, चेहरा सब कुछ बता देता है। हम किसी व्यक्ति के चेहरे से, खास तौर पर उसकी आंखों से यह पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप किसी से बात करें तो उससे नजरें मिलाएं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। भावनाएं तुरंत पता चल जाती हैं और आसानी से फैलती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराएंगे तो वह भी आपको देखकर मुस्कुराएगा। अगर आपके माथे पर शिकन होगी तो सामने वाला भी आपको देखकर खुश नहीं होगा। इसीलिए हमें खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझने की जरूरत है। हम दूसरों की भावनाओं को कैसे समझेंगे? क्या हम एक अभिनय करें? कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आ जाएं। मैं आपको परिस्थिति समझाती हूं। मां किसी काम में व्यस्त है और बेटे से मदद मांगती है। बेटा अभी अभी स्कूल से वापस आया है। वह मां की बातों पर ध्यान नहीं देता और खेलने में लग जाता है। बेटा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए मां परेशान हो रही है और अब उसे गुस्सा भी आ रहा है। क्या आप दोनों यह करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने अभी क्या देखा? माँ बेटे को मदद के लिए पुकार रही है, पर बेटे को कुछ पड़ी ही नहीं। माँ परेशान हो जाती है और बेटे पर चिल्लाती है। बेटा फिर भी ध्यान नहीं देता और खेल में जुटा रहता है। माँ गुस्से में आकर बेटे को डांटती है। बेटा इस बात से नाराज और परेशान हो जाता है। यहाँ पर किसकी गलती है? माँ को यह उम्मीद थी कि बेटा उसकी मदद करेगा। माँ की परेशानी गुस्से में बदल जाती है, इसीलिए वह बेटे को डांटती है। वह बेटे को डांटना नहीं चाहती थी। वह बेटे से थोड़ी
मदद चाहती थी। आपने माँ का किरदार निभाया था। क्या अपने बेटे से मदद की उम्मीद रखना गलत था? आपके अनुसार उस हालत में माँ की मानसिक स्थिति को देखते हुए यह लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आप इसे माँ के दृष्टिकोण से देख रहे थे, ठीक है? क्या अब हम इसे बेटे के दृष्टिकोण से देखें? वह स्कूल से लौटा ही था और थक गया था। कुछ देर खेलने के बहाने वह आराम करना चाहता था। माँ की बात को अनसुना करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बात बस इतनी थी कि वह अपने खेल में मग्न था। आपने बेटे का किरदार निभाया था। क्या बेटे ने जानबूझकर माँ की बात नहीं मानी? उस हालात में बेटे की मानसिक स्थिति और उसके इरादे को समझते हुए यह लगता है कि बेटा गलत नहीं था। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? हम दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हमें उस समय के हालात, उनकी मानसिक स्थिति और इरादों के बारे में पता हो। इरादा, परिस्थिति, हालात, मानसिक स्थिति। उदाहरण के लिए, जब कई बार पुकारे जाने पर भी बेटे ने जवाब नहीं दिया तो माँ परेशान हो गई। वह चाहती थी कि उसका बेटा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचे। अपनी परेशानी और गुस्से को भगाने के लिए वह बेटे को डांटने लगी। अगर बेटा कुछ देर के लिए इस बारे में सोचता तो उसे यह समझ आ जाता कि हालात और मानसिक स्थिति की वजह से माँ को गुस्सा आ गया था। तब वह माँ से नाराज नहीं होता। इसी तरह अगर माँ ने ये सोचा होता कि बेटा स्कूल से थक कर आया है, खेल के द्वारा कुछ देर आराम करना चाहता है, तो वह उस पर गुस्सा नहीं होती। क्या हम एक और उदाहरण देखें? इसके लिए मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से आना चाहते हों। मैं आपको परिस्थिति के बारे में बताती हूँ। एक शिक्षिका ने किसी छात्र को कोई कविता याद करने के लिए बार-बार कहा। जब भी कविता सुनाने की बारी आती, तब वह छात्र बिना कुछ कहे खड़ा रहता है। शिक्षिका परेशान होकर उसे सजा देती है। सजा के तौर पर छात्र को वह कविता जोर से बोलते हुए 10 बार लिखने को कहा जाता है। क्या आप दोनों यह करके दिखा सकते हैं? इसे अच्छी तरह करने के लिए शुक्रिया। कृपया अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। आप सबने यह अभिनय देखा। इसके आधार पर आप मुझे बताइए कि शिक्षिका की परिस्थिति क्या थी। इनमें से सही जवाब चुनिए। 1. कई बार कहे जाने के बावजूद छात्र ने कविता याद नहीं की थी। 2. छात्र ने कविता याद की थी पर शिक्षिका को उसके बारे में पता नहीं था। 3. छात्र एक उचित कारण बताता है उसने कविता याद क्यों नहीं की थी। जी हाँ, आपने सही बताया। यहाँ पर छात्र ने कविता याद नहीं की थी
और उसके पास कविता याद ना करने की वजह भी नहीं थी। कई बार कहे जाने के बावजूद छात्र ने कविता याद करने की कोशिश नहीं की। छात्र को यह कविता बिल्कुल भी याद नहीं थी। शिक्षिका खुद को इस परिस्थिति में पाती है। आइए अब शिक्षिका की मानसिक स्थिति के बारे में बात करें। शिक्षिका ने इस परिस्थिति को किस तरह देखा होगा? उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी? मैं फिर से आपको 3 विकल्प दूंगी और आपको सही जवाब चुनना होगा। 1. शिक्षिका खुश थी क्योंकि छात्र ने अपना काम नहीं किया था। 2. शिक्षिका को उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इससे उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। 3. शिक्षिका परेशान थी क्योंकि छात्र ने उसकी बात नहीं मानी थी। शिक्षिका बहुत परेशान थी क्योंकि बार बार समझाए जाने के बावजूद छात्र उसकी बात नहीं मान रहा था। क्या आपका जवाब यही था? बहुत बढ़िया। अगर कोई छात्र उसकी बात ना माने तो इससे शिक्षिका को खुशी कैसे मिल सकती है? यह भी संभव नहीं है कि शिक्षिका को इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, क्योंकि वह हमेशा अपने छात्रों की भलाई ही चाहेगी। अब हम यह देखेंगे कि इस परिस्थिति में शिक्षिका का इरादा क्या था। पहले की तरह आपको 3 विकल्प दिखाए जाएंगे, जिसमें से आपको सही जवाब चुनना है। 1. सबके सामने छात्र को शर्मिंदा करना। 2. छात्र को कविता याद कराना। 3. छात्र को रुलाना। सही कहा आप सबने। उसका इरादा था कि छात्र को वह कविता जुबानी याद हो जाए। छात्र को शर्मिंदा करके या फिर उसे रुलाकर शिक्षिका को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। छात्र ने कविता याद नहीं की थी और उसने कविता याद ना कर पाने का कारण भी नहीं बताया था। इसीलिए शिक्षिका ने उसे सजा सुनाई। तो क्या वह गलत थी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से छात्र ने कविता याद नहीं की। छात्र को वह कारण समझा देने चाहिए थे। अगर उसने ये कह दिया होता तो उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि परिस्थिति को समझते हुए शिक्षिका छात्र की मदद करती। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, हम किसी की भावनाएं तभी समझ सकते हैं जब हमें उनके इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के बारे में पता हो। हमें उस व्यक्ति की नजर से परिस्थिति को देखना चाहिए। अगर किसी ने आपकी बात ना मानी हो तो सिर्फ उस आधार पर उसकी गलती निकालना या उसे नापसंद करना ठीक नहीं होता। वापस उस परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। हमने देखा शिक्षिका का इरादा यह था कि छात्र ठीक से कविता सीखकर अच्छी तरह परीक्षा दे। छात्र ने जब इस बात को नहीं समझा तो शिक्षिका परेशान हो गई और उसने छात्र को सजा दी। छात्र को इससे अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। अगर छात्र ने शिक्षिका के इरादे को समझा होता
तो वह यह नहीं सोचता कि शिक्षिका ने उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर सजा दी थी। तो दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या उसे एक गीत के माध्यम से याद कर लें? समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, उसके संयोग कैसे हैं हमको जानना चाहिए। जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, उसके संयोग कैसे हैं हमको जानना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भाव को हमको समझना चाहिए। खबर रखनी है, हमको खबर रखनी है, उनके इरादे क्या हैं उसकी खबर रखनी है। खबर रखनी है, हमको खबर रखनी है, उनके इरादे क्या है उसकी खबर रखनी है। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। एहसास करे, हम एहसास करें, उनकी मनोदशा क्या है उसका एहसास करें। एहसास करे, हम एहसास करें, उनकी मनोदशा क्या है उसका एहसास करें। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। समझ जाए हम, समझ जाए हम, अगर समझे हकीकत यही न्याय है। समझ जाए हम, समझ जाए हम, अगर समझे हकीकत यही न्याय है। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भाव को हमको समझना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। इस गीत से हमें यह संदेश मिलता है कि हर चीज को एक संदर्भ में देखना चाहिए। किसी ने कोई काम क्यों किया है, ये हम बेहतर तरीके से तभी जान सकते हैं जब हम उस व्यक्ति की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और उसके इरादों के बारे में समझ रखते हो। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इस बात को याद रखने वाले लोग हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने में सफल रहेंगे। क्या हम अगले कार्यों पर जाएं? मैं चाहती हूँ कि आप अपने करीबी दोस्त के सामने बैठकर हाल ही में हुए एक ऐसे अनुभव के बारे में उसे बताएं जिसका आप पर बहुत गहरा असर हुआ था। यह बात आपको उसके साथ
नजरें मिलाकर बतानी है। सुनने वाले को भी आपके साथ नजरें मिलाते हुए सारी बात ध्यान से सुननी है। क्या आप समझ गए? उदाहरण के लिए, अगर कुमार और प्रकाश दोस्त हैं तो प्रकाश को सारी बात ध्यान से सुननी है और उसकी आंखों को भी देखते रहना है। समझ गए? आप तैयार हैं? क्या आप सबने अपने अनुभवों के बारे में अपने करीबी दोस्त को बताया? अब इस कार्य के अगले भाग पर चलते हैं। अब हम अदला बदली करेंगे। जिन्होंने बात सुनी थी, अब वे अपनी बात कहेंगे। उसी उदाहरण को ले तो अब प्रकाश अपनी बात बताएगा और कुमार उससे नजरें मिलाते हुए ध्यान से सुनेगा। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से कोई बोझ उतर गया? बहुत अच्छा। जब हम किसी करीबी दोस्त को अपने दिमाग में चल रही परेशानियों के बारे में बताते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है कि नहीं? उसी तरह जब कोई अपनी परेशानियां हमारे साथ बांटता है तब हमें भी उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए ताकि उसे भी राहत महसूस हो। जब हमारे दोस्तों को अच्छा महसूस होता है तो हमें भी संतुष्टि मिलती है ना? इस भाग दौड़ की जिंदगी में यह जरूरी है कि हम अपनी समस्याएं और भावनाएं किसी अच्छे दोस्त के साथ बांट सकें। हमें भी उनकी समस्याओं और परेशानियों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। कल्पना कीजिए कि किसी दोस्त ने आपको गलत समझा और डांट दिया। इस बात से आपको तकलीफ पहुंची। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप यह बात अपने तक ही रखेंगे या फिर किसी अच्छे दोस्त को बताएंगे जिस पर आपको विश्वास हो? हमें अपनी परेशानी और चिंता ऐसे लोगों के साथ बांटनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। आइए एक बार फिर से कहें, हमें अपनी परेशानी और चिंता ऐसे लोगों के साथ बांटनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त आपको अपनी निजी समस्याओं के बारे में बताता है। अगर आप यह बात दूसरों को बताएंगे तो आपके दोस्त को कैसा लगेगा? हमें कभी भी किसी की निजी परेशानियों और भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें ऐसी बातों को लेकर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपके दोस्त ने आपको जो भी बताया हो उसे गोपनीय रखना चाहिए। यही तो सच्ची और मजबूत दोस्ती की निशानी होती है। आइए एक बार फिर से कहें, हमें कभी भी किसी की निजी परेशानियों और भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें ऐसी बातों को लेकर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपके दोस्त ने आपको जो भी बताया हो उसे गोपनीय रखना चाहिए। यही तो
सच्ची और मजबूत दोस्ती की निशानी होती है। अब हम इस सत्र के अंत तक आ गए हैं। आज हमने जो भी सीखा, क्या हम उसे संक्षेप में एक बार देख लें? मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सब एक एक करके खड़े हो जाएं और मुझे एक मुख्य बात बताएं। क्या हम शुरू करें? भावनाएं बड़ी आसानी से फैलती हैं। हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। किसी ने हमारी बात ना मानी हो तो सिर्फ उस वजह से हमें उनको नापसंद नहीं करना चाहिए, ना ही उनमें गलतियां निकालनी चाहिए। किसी ने हमें कोई काम दिया हो और हम वह काम ना कर पाए तो हमें उसका कारण बता देना चाहिए। जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमें उनकी समस्याओं और परेशानियों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में यह बहुत जरूरी है। दूसरे लोग अगर हमें अपनी निजी समस्याएं बताएं तो यह बात हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। ऐसी बातों को हमें उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्ते छात्रों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को खेलना अच्छा लगता होगा। चलिए हम सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब एक बड़ा सा गोला बनाकर खड़े हो जाएं। मैं इस गोले के बीच में खड़ा होऊंगा और ताली बजाते हुए एक कविता गाऊंगा। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, सुंदर विचार बोएंगे तो कैसा फल पाएंगे, भाई कैसा फल पाएंगे। आप भी मेरे साथ गाना और गोले में घूमते जाना। मैं अचानक गाना रोक दूंगा और एक संख्या जोर से बोलूंगा। आपको तुरंत उस संख्या के समूह बनाने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि मैं 3 बोलूं तो आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने होंगे। यदि मैं 4 बोलूं तो आपको 4-4 के समूह बनाने होंगे। वे सब लोग जो किसी समूह के सदस्य नहीं हैं, वे खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या आप नियमों को अच्छी तरह से समझ गए हैं? क्या हम खेलना शुरू करें? क्या आपको खेल में मजा आया? अच्छा, आपने अपने और दूसरे के व्यवहार के बारे में क्या देखा? आइए मिलकर एक सूची बनाते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने खेल के नियमों का पालन किया। आपने एक दूसरे की मदद भी की। जब मैंने कोई संख्या बोली तब आप में से कुछ छात्रों ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए चिल्लाकर कहा, अरे वहां जाओ, यहां पर जगह है। कभी कभी आपने दूसरों को अपने समूह में आने से मना भी कर दिया। आपको डर था कि कहीं संख्या से अधिक सदस्य होने के कारण आपका समूह बाहर न हो जाए। आप में से कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े रहे। आप में से कुछ लोग उन पर गुस्सा हुए जिन्होंने आपकी गलतियां बताई। आप में से कुछ छात्र खेलते हुए हिचकिचा रहे थे, इसलिए उन्होंने खेल नहीं खेला या फिर बाहर आकर खड़े हो गए। आप में से कुछ लोग स्वेच्छा से बाहर आ गए और जो उत्साह से खेल रहे थे उन्हें खेलने दिया। आप में से कुछ लोगों ने दूसरों को बलपूर्वक बाहर कर दिया
जो आपके समूह में घुसने का प्रयास कर रहे थे। आप में से कुछ ने उन लोगों की सहायता जिन्होंने पहले आपकी सहायता की थी। जब आपके साथ किसी ने उग्रता से व्यवहार किया तो आप लड़ाई किए बिना चुपचाप बाहर आ गए। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके कुछ लक्षणों ने आपसे ऐसा व्यवहार करवाया। चलिए पता लगाते हैं कि किसी निश्चित प्रकार के कार्य के साथ कौन से लक्षण जुड़े होते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका में बाईं तरफ कुछ क्रियाएं दी गई हैं और दाईं तरफ उनसे जुड़े हुए लक्षण। चलिए उन्हें ठीक ढंग से मिलाने का प्रयास करें। क्या आपने इन्हें ठीक ढंग से जोड़ा है? क्या हम जवाबों की जांच कर लें? क्रिया, लक्षण, नियमों का पालन करना, ईमानदारी, दूसरों की मदद करके उन्हें बाहर होने से बचाना, सहायता, दूसरों को खेल से बाहर करने की कोशिश करना, स्वार्थ, नियम तोड़ने के बावजूद खेलने की इच्छा रखना, जिद, जिन्होंने आपकी गलतियां बताई उन पर गुस्सा करना, क्रोध, खेल में भाग लिए बगैर बाहर खड़े रहना, संकोच, अपने आप बाहर हो जाना ताकि दूसरे खेल सकें, उदारता, दूसरों को धक्का देना, रूखापन, दूसरों से मिली मदद के बदले में उनकी भी मदद करना, आभार, जो लोग उग्रता दिखाएं उनसे नहीं लड़ना, धैर्य, आपके कुछ लक्षणों को दूसरों ने खुशी से स्वीकार कर लिया, पर आपके कुछ लक्षण अस्वीकार्य थे, इसलिए उन लक्षणों से जुड़े व्यवहार को उन्होंने नहीं स्वीकारा। अब मैं लक्षणों के नाम फिर से बोलूंगा। जब मैं किसी स्वीकार्य लक्षण का नाम लूं तो आपको स्वीकार्य कहना है, और जब किसी अस्वीकार्य लक्षण का नाम लूं तो आपको अस्वीकार्य कहना है। उदाहरण के लिए, आभार स्वीकार्य लक्षण है, तो जब मैं आभार बोलूं तो आपको क्या कहना है? हां, आपको कहना है स्वीकार्य। रूखापन अस्वीकार्य लक्षण है, इसलिए जब मैं रूखापन बोलूं तो आपको अस्वीकार्य कहना है। क्या अब हम शुरू करें? ईमानदारी स्वीकार्य, सहायता स्वीकार्य, स्वार्थ अस्वीकार्य, जिद अस्वीकार्य, क्रोध अस्वीकार्य, संकोच अस्वीकार्य, उदारता स्वीकार्य, रूखापन अस्वीकार्य, आभार स्वीकार्य, धैर्य स्वीकार्य, स्वीकार्य, ईमानदारी, सहायता, उदारता, आभार, धैर्य, अस्वीकार्य, स्वार्थ, जिद, क्रोध, संकोच, रूखापन। जब हम वे लक्षण दर्शाते हैं जो स्वीकार्य खंड में बताए गए हैं तो लोग
उन्हें खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। ये लक्षण हमारे और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं और इनसे हमें खुशी मिलती है। इसलिए लोग इन लक्षणों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई परेशानी में हो और आप उसकी मदद करें तो उसे खुशी महसूस होती है और कठिनाई के समय में किसी की सहायता करने से आपको संतोष प्राप्त होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम में स्वीकार्य लक्षण हो। चाहे दूसरे लोग हमारे स्वीकार्य लक्षणों को देखकर प्रशंसा करें या ना करें, हमें इन लक्षणों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या हम एक कार्यकलाप करें? हमने अभी कुछ स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई थी, पर इनके अलावा और भी स्वीकार्य लक्षण हैं, जैसे कि स्वाभिमान, निष्पक्षता इत्यादि। चलिए इनकी भी सूची बनाते हैं। अन्य स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या आपने सूची में दया भाव, समयनिष्ठा, मेहनत, सहानुभूति, विनयशीलता, साहस और क्षमा भाव को भी शामिल किया है? नहीं किया है तो इन्हें भी लिख लीजिए। खेलते समय जब आप कुछ अस्वीकार्य लक्षण दर्शाते हैं तो लोग उन्हें नापसंद क्यों करते हैं? ऐसा होता है क्योंकि ये लक्षण ना तो हमारे लिए अच्छे होते हैं और ना ही दूसरों के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को उग्रता से धक्का देते हैं तो क्या दूसरे लोग ये पसंद करेंगे या इसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं, वे सोचेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और शायद ये भी सोचें कि आप उनके साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। इसलिए हमें सचेत होकर इन लक्षणों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लक्षणों को बदलने से कई लोगों ने जीवन में सफलता प्राप्त की है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? हमने जिन अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई है उनके अलावा भी कुछ और अस्वीकार्य लक्षण हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से हैं? क्या आप उन्हें अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं? अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। अपनी सूची में आलस्य, लालच और ईर्ष्या को भी शामिल कर लें। क्या आप जानते हैं कि ये लक्षण आप में कैसे पैदा होते हैं? आप नहीं जानते? ये क्या है? एक वृक्ष है। जब ये अंकुरित हुआ था तो क्या ये इसी रूप में था? यदि नहीं तो इसका जन्म कहां से हुआ और कैसे? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? छोटा सा एक बीज जमीन के अंदर था, पानी की बूंदें पड़ी और वो पौधा बनने लगा। फिर वो छोटा पौधा वृक्ष में बदल गया। उसकी डाल डाल पर सुंदर फूल आने लगे। फूलों से निकले फल, और फल जब पक गए तो बहुत से छोटे बीज गिरकर जमीन में समा गए। जमीन ने उनको पाला, फिर टिप टिप पानी बरसा, तब वे पौधे बनने लगे। जो आज बड़ा सा वृक्ष है वो पहले बीज ही तो था। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी। हमने जो भी सोचा वही तो हमने किया, और ऐसा करते करते वो एक आदत बन गई। हमारी आदतों से हमारी पहचान होने लगी। इसी पहचान से तो बनी हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता है हमारे जीवन का आधार। इसी पर है सारा भार। हमारी सभ्यता, हमारा शिष्टाचार। इसीलिए हमें अपने स्वीकार्य लक्षणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
चलिए हम इसे एक गीत की तरह साथ साथ गाएं। इस गीत का हर छंद 2 बार गाया जाएगा। जब इस गीत के छंद स्क्रीन पर पहली बार प्रकट हों तो इन्हें ध्यान से सुनना, और जब वे दूसरी बार स्क्रीन पर प्रकट हों तो इनके साथ गाना। क्या आप समझ गए? क्या अब हम साथ साथ गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाएं। पहली 2 पंक्तियों में गीत का सार है और ये बार बार दोहराई जाएंगी। इन्हें ध्यान से सुनना। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो फल क्या मिले। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो फल क्या मिले। बीज बोए तो अंकुर फूटे, अंकुर फूटते ही कुंपले चमके। बीज बोए तो अंकुर फूटे, अंकुर फूटते ही कुंपले चमके। कुंपले खिलकर पौधे बने, पौधे बढ़कर वृक्ष बने। कुंपले खिलकर पौधे बने, पौधे बढ़कर वृक्ष बने। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो फल क्या मिले। कली फूट कर खिल उठे, फूटे खिले तो पंखुड़ी बिकसे। कली फूट कर खिल उठे, फूटे खिले तो पंखुड़ी बिकसे। पंखुड़ी खिले तो फूल बने, फूल खिलते ही पराग चमके। पंखुड़ी खिले तो फूल बने, फूल खिलते ही पराग चमके। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो फल क्या मिले। विचार बोने से काम बने, काम करे तो आदत बने। विचार बोने से काम बने, काम करे तो आदत बने। आदत बने तो संस्कार बढ़े, संस्कार बोए तो कांति चमके। आदत बने तो संस्कार बढ़े, संस्कार बोए तो कांति चमके। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो कांति चमके। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो कांति चमके। बहुत अच्छा छात्रों, मुझे पूरी आशा है कि आप जीवन में उचित बीज बोएंगे। मेरा मतलब है कि स्वीकार्य लक्षणों से अपने जीवन में उचित आदतों की फसल उगाएंगे। अब तक हमने कुछ स्वीकार्य लक्षणों और कुछ अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई। क्या हम देखें कि हमें स्वीकार्य लक्षणों को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है? आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियां अवश्य पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना? उन कहानियों में आपने ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा होगा जिनमें मानवीय लक्षण दर्शाए गए थे। अब हम इससे संबंधित एक छोटा सा कार्यकलाप करेंगे। बाईं तरफ जानवरों के नाम हैं और दाईं तरफ 3 लक्षण हैं। जब मैं जानवर का नाम लूं तो मैं चाहता हूं कि आप उससे संबंधित उपयुक्त लक्षण को चुनें। आप तैयार हैं? लोमड़ी, प्रेम, साहस, चालाकी। शेर, रौब, कायरता,
रहमदिली। चींटी, सादगी, फुर्तीलापन, उदारता। चील, शर्म, विनम्रता, तेजी। कुत्ता, वफादारी, ईर्ष्या, गर्व। गधा, घमंड, धैर्य अथवा धीरज, दुर्बलता। बैल, विश्वास, होशियारी, परिश्रम। मकड़ी, मधुरता, दृढ़ता, सुशीलता। बहुत अच्छा। सही उत्तर है लोमड़ी, चालाकी। शेर, रौब। चींटी, फुर्तीलापन। चील, तेजी। कुत्ता, वफादारी। गधा, धैर्य अथवा धीरज। बैल, परिश्रम। और मकड़ी, दृढ़ता। आपने लोमड़ी को चालाकी से और कुत्ते को वफादारी से क्यों जोड़ा? क्योंकि कहानियों में इन जानवरों ने ये लक्षण बार बार दर्शाए थे और अब ये लक्षण उनसे जुड़ गए हैं। उसी प्रकार हम जो लक्षण दर्शाते हैं वे हमसे जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें तो हम प्रसन्नचित्त माने जाएंगे। अगर हम अपनी भौहें ताने रखें तो हमें गुस्सैल समझा जाएगा। अगर हम दूसरों की प्रतिभा, वेशभूषा और स्वीकार्य लक्षणों की प्रशंसा करें तो हमें प्रसन्नचित्त और प्रोत्साहन देने वाला समझा जाएगा। और यदि हम हर बार दूसरों के अस्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान दें तो हमें अप्रिय और दोष ढूंढने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा। हमारा व्यवहार जितना स्वीकार्य और अच्छा होगा, हमें उतना ही सभ्य माना जाएगा और हम उतने ही अधिक स्वीकारे जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर हम अस्वीकार्य लक्षण दर्शाएंगे तो लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे या फिर हमें अशिष्ट समझेंगे। अब एक छोटा सा कार्यकलाप करने का समय है। आप सभी को अपने सबसे घनिष्ठ मित्र के पास जाकर बैठना है। उदाहरण के लिए, अगर विजय का सबसे घनिष्ठ दोस्त अजय है तो विजय को अजय के पास जाकर बैठना होगा। विजय को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसे वो बहुत पसंद करता है। फिर उसे अजय को उसका नाम बताना है और यह भी बताना है कि वो उस व्यक्ति को क्यों पसंद करता है। विजय अपने पसंदीदा व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसके स्वीकार्य लक्षणों के बारे में अजय को बता सकता है। फिर विजय को अजय से भी पूछना है कि अजय किसे पसंद करता है और उस व्यक्ति के किन विशेष लक्षणों को वो सराहता है। अजय जब बोल रहा हो तब विजय को ध्यानपूर्वक सुनना है। बाद में कोई भी दो छात्र स्वेच्छा से पूरी कक्षा के सामने यह बता सकते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ किस व्यक्ति के बारे में बातचीत की। ठीक है? यह अच्छी बात है कि आपने दूसरों के स्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान दिया। आपको अपने माता पिता, शिक्षक, दोस्त और शुभ चिंतकों के स्वीकार्य लक्षणों को पहचानना चाहिए और उन लक्षणों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप दूसरों की नजरों में एक सम्माननीय और आदर्श व्यक्ति बन पाएंगे। क्या हम अगले कार्य पर चलें? जिस तरह आपने दूसरों में स्वीकार्य लक्षण देखे, उसी प्रकार
आपको अपने अंदर भी स्वीकार्य लक्षण ढूंढने हैं। आपको अपने दोस्त से भी कहना है कि वो खुद के स्वीकार्य लक्षणों को पहचाने। इसके बाद में आप में से कोई 2 छात्रों को स्वेच्छा से पूरी कक्षा के सामने इसके बारे में बताना है। अपने स्वीकार्य लक्षणों को पहचानने के लिए धन्यवाद। हम सभी में कुछ अस्वीकार्य लक्षण भी होते हैं। क्या आप अपने अस्वीकार्य लक्षणों को पहचान सकते हैं और अपने दोस्तों को इनके बारे में बता सकते हैं? कुछ अस्वीकार्य लक्षण तो हम सब में होते हैं, इसलिए बिना झिझक के इसके बारे में बात करें। अपने विचारों को खुलकर और स्पष्ट रूप से बताने के लिए धन्यवाद। कुछ अस्वीकार्य लक्षण तो हम सब में होते हैं, पर हमें इन अस्वीकार्य लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए सजग प्रयास करना चाहिए। किसी कांटे वाले पौधे को तभी काट देना चाहिए जब वो छोटा हो, है ना? इसे बढ़ने देने पर भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आलस्य को ही लीजिए। यदि कोई बचपन से आलसी हो और वो इसके बारे में कुछ ना करे, तो उसका मस्तिष्क और शरीर आलस्य से प्रभावित हो जाएगा और उसकी उन्नति और विकास में रोक लग जाएगी। क्या आपने स्वीकार्य और अस्वीकार्य लक्षणों को अपनी नोटबुक में लिख लिया? बहुत अच्छा। जब आप अपने घर या हॉस्टल जाएं, तो इस सूची को ऐसे स्थान पर लगा दें जहां से आप इसे प्रतिदिन स्पष्ट रूप से देख सकें। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इस पर नजर डालें। जब आप सुबह इसे देखें, तो प्रयास करें कि आप उस दिन अपने व्यवहार में स्वीकार्य लक्षणों को दर्शा सकें और अस्वीकार्य लक्षणों से बच पाएं। स्वीकार्य और प्रसन्नचित्त रहने की ठान लें। रात को सोने से पहले खुद से पूछें कि किस प्रकार आपने स्वीकार्य लक्षणों को दर्शाया और अस्वीकार्य लक्षणों को दूर रखा। इन्हें अपनी डायरी में लिख लें। नियमित रूप से ऐसा करने पर आप देखेंगे कि स्वीकार्य लक्षण बढ़ रहे हैं और अस्वीकार्य लक्षण धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ऐसे कई लक्षण हैं जो हमारे जीवन के विकास में उपयोगी होते हैं। हमने इनमें से कुछ ही लक्षणों के बारे में जाना है। आगे के सत्रों में हम और बहुत से लक्षणों के बारे में जानेंगे। इस कक्षा में हमने जो कुछ सीखा है, क्या हम उसका सार संक्षेप कर लें? मैं चाहता हूं कि आप सब एक के बाद एक खड़े होकर सीखी हुई बातों के बारे में बताएं। क्या हम सबसे पीछे बैठे छात्रों से शुरू करें? हमारे लक्षण हमारा स्वभाव बन जाते हैं। हम लक्षणों को स्वीकार्य और अस्वीकार्य के तौर पर लिख सकते हैं। स्वीकार्य लक्षण हमारे और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। अस्वीकार्य लक्षणों से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हमें अपने स्वीकार्य लक्षणों को बनाए रखना चाहिए और अस्वीकार्य लक्षणों से छुटकारा पाना चाहिए। जैसे बीज अंकुरित होकर एक बड़े से वृक्ष में विकसित हो जाता है, उसी तरह हमारे लक्षण विकसित होकर हमारे चरित्र को निर्धारित करते हैं और ये बताते हैं कि हम कौन हैं। हमें दूसरों जैसे माता पिता, शिक्षक, बड़े, मित्र आदि के स्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए।